देखिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. इट मीन्स व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी. Classification of elements and periodicity in properties. जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट क्यों? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? देखिए, वी हैव लॉट ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नियर अबाउट 118 एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स उस समय जब हम हिस्ट्री की बात करें तो उस समय भी स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो 50 से 58 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे और उनके लॉट ऑफ कंपाउंड्स थे. इन एलिमेंट्स और कंपाउंड की प्रॉपर्टी की स्टडी सिस्टमेटिक करना सेपरेटली बहुत डिफ़िकल्ट था और इसलिए ये रिक्वायरमेंट हुई कि किसी तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया जाए इस मैनर से कि उन जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज़ हो इनको एक साथ रख दिया जाए जिससे उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है. इट्स वेरी इजी टू स्टडी दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन देयर कंपाउंड्स. दैट्स वाई इट्स नीड टू क्लासीफाई. इसलिए हमको एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत हुई. इसमें कई सारे अटेम्प्ट्स हुए और अल्टीमेटली अभी हमारे पास जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो हैं. लेकिन उससे पहले जो अटेम्प्ट्स हुए उनकी हम सबसे पहले बात करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले डॉबिनियर साइंटिस्ट था. उसने एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की और इसको हम बोलते हैं डॉबिनियर क्लास लॉ ऑफ ट्रैक्ट्स. देखिए क्या है डॉबिनियर लॉ ऑफ ट्रैक्ट्स. इसका यह कहना था इफ यू अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ if elements are arranged, if elements, you can say three elements arranged in increasing order of their atomic mass, and if arithmetic mean of atomic mass of first and third element is approximately equal to that of second element, then this set of three element is resemble in their properties. इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होगी और इन सेट को हम डॉबिनियर ट्राइट्स कहते हैं. ये जो ट्राइट्स हैं इनके अंदर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल क्या कहा, इफ़ यू अरेंज द थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको क्या करें, अरेंज करें. राइट, ए बी एंड सी के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इनको हम अरेंज करें और इफ द सम ऑफ मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट का एटॉमिक मास मान लीजिए एम ए और थर्ड का एटॉमिक मास है एम सी, डिवाइड बाई 2, इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बी, then the set of these three elements is having similarities in their properties and this set is called डॉबिनियर ट्राइट्स. इसको हम डॉबिनियर ट्राइट्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम
लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, राइट। एटॉमिक मास इसका 7, इसका 23, इसका 39। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर हम 7 + 39 का मीन लेते हैं तो 46/2 यानी कितना आता है 23, जो कि एटॉमिक मास किसका है, सोडियम का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेट भी आता है तो उसको डोमिनेट रेट्स की कैटेगरी में लेते हैं। और एग्जांपल बताते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, Cl, Br एंड I, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127, 35.5, 127 और ब्रोमीन का नियर अबाउट 80। 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, ये जो वैल्यू आती है इस नियर अबाउट 81.25। इट मीन्स नियर टू 80। दिस इज डोमिनेट राइट्स। तो इस तरीके से जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हमको मिलते हैं उनको हम डोमिनेट राइट्स कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल और लिखता हूँ, अभी एक साथ सब लिख देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डोमिनेट राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड व्हाट, टेल्यूरियम, ये डोमिनेट राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, राइट। Fe, CO and Ni, Fe, CO and what, Ni, Ru, Rh and Pd, ruthenium, palladium and platinum, ruthenium, palladium and platinum, osmium, iridium, ruthenium, rhodium एंड पैलेडियम, फिर ओस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनियम। इनके तो एटॉमिक मास ही अप्रॉक्सीमेट सेम है तीनों के, इसलिए वो एवरेज सेम आता ही हैं, लेकिन बाकी के लिए हम कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ हैं। और ये क्या हैं, दीज आर दी डोमिनियर राइट्स, डोमिनेट राइट्स है ये, और ये प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी। अब लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ये लिमिटेड था। लिमिटेशंस क्या थे इस क्लासिफिकेशन के, कि इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर सेट ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में ही हम क्या बता सकते हैं, सिमिलरिटीज़ बता सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन था वो सभी एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इट्स लिमिटेड टू सर्टेन एलिमेंट्स लाइक दैट। इन्हीं पर ये क्या हो चुका, एप्लीकेबल हुआ, बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इट्स नॉट एप्लीकेबल कॉम्प्रिहेंसिवली, इट्स नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन था डोमिनियर का वो, फिर उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आया जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स जो है न्यूलैंड ऑक्टिव्स प्रिंसिपल क्या है न्यूलैंड ऑक्टिव प्रिंसिपल? न्यूलैंड is state that if you arrange the element in increasing order of their atomic mass, then after each 7 elements, the property of 8 elements is resemble to the first element. If elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then the properties of each eighth element resemble to the first element, like म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल में नोट्स में क्या होता है? सा रे गा मा प द नी, 7 और 8 वापस सा रिपीट होता है। इट्स मीन्स वॉट? इट्स लाइक ए म्यूजिकल नोट्स। तो देखिए कैसे इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। जस्ट लाइक दैट lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. How many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The property of that element will be resemble with this one. Sodium, beryllium, then magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. Then after potassium, magnesium, calcium, then after this will be what? Not applicable. यानी up to atomic mass 40 तक ही ये क्या हुआ? applicable हुआ। आप कहीं से भी एलिमेंट उठा लीजिए, अगर यहाँ से स्टार्ट करते डेट यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट हियर, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो रही? रिपीट हो रही। 1 यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज होगी। तो ये जो चीज़ें वो न्यूलैंड ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, बट व्हाट हैपन हियर? इट्स नॉट अप्लीकेबल जस्ट आफ्टर द 40 एटॉमिक मास 40, लाइटर एलिमेंट पर ही अप्लीकेबल हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ इसके बाद देखते हैं तो यहाँ स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, देन व्हाट? यहाँ के बाद अगर हम देखें तो यहाँ आता है गैलियम एंड एट एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 31। ओके, देन बिफोर दिस वन यू हैव स्कैंडियम टू जिंक, और इसमें एलिमेंट बीच में 10 आ गए, यानी अब एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिसेंबल नहीं करेगी। एक और आप ड्रॉबैक सोच रहे होंगे शायद कि व्हाट हैपन हियर, हियर इज नो इनर्ट गैसेस। उस समय इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। अगर अब हम इनर्ट गैस भी डाल दें इसके अंदर, तो यहाँ फ्लोरीन के बाद नियॉन के बाद यहाँ अगर प्रॉपर्टी काउंट करें तो 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट एलिमेंट से रिसेंबल कर रही, जबकि न्यूलैंड ऑक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, एंड आफ्टर ईच 7th एलिमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट विल बी रिसेंबल। इट्स नॉट हियर देयर। व्हाट यू कैन से, हम ये कह सकते हैं कि ये भी केवल लाइटर एलिमेंट्स पर अप्लीकेबल हुआ। इट्स नॉट इंक्लूडेड इनर्ट गैस, इसके अंदर इनर्ट गैस इंक्लूड नहीं थे, इसलिए ये भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टिव प्रिंसिपल देने के बाद, दैट्स व्हाई न्यू हियर इज द लोथर मेयर कर्व्स। लोथर मेयर ने एक अटेम्प्ट लिया, उसके बीच में बहुत सारे और भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है। लाइक व्हाट? जो हेलिक्स पीरियोडिक टेबल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की चेनकोट्रियस ने, लेकिन सब फेल्यूर रहे। अब लेथर मेयर ने क्या कहा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बात करते हैं। लेथर मेयर क्लासिफिकेशन।
लोथर मेयर कर्व्स, लोथर मेयर ने जो कर्व्स बताए उसकी बात करते हैं। लोथर मेयर try to explain the elements on the basis of try to classify the element on the basis of atomic mass. Okay, look at this one. What happened here? उसने क्या किया? उसने कहा कि the physical property of elements is the periodic function of their atomic mass. उसकी जो physical property होती है element की, वो उसके atomic mass की periodic function होती है, right? यानी अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज करें तो एक सर्टेन इंटरवल में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में रिपीटेशन होती हैं, राइट? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी आती है। देखिए, इस बेस पर उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व्स बनाए। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम यानी क्या? एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी और एटॉमिक मास के बीच में यहाँ एक रिलेशन उसने स्टेबलाइज किया। एटॉमिक वॉल्यूम एंड हियर इज द एटॉमिक मास, इनके बीच में प्लॉट बनाए उसने। जब उसने ये प्लॉट बनाए तो प्लॉट थे कुछ ऐसे थे। जैसे यहां आया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, राइट। फिर वापस इंक्रीमेंट हुआ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, and here is inert gases to थी नहीं उस समय, सोडियम। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। फिर इधर आए तो फॉस्फोरस, राइट, सल्फर, क्लोरीन एंड पोटेशियम। देखिए, इस तरीके का कर्व्स जो मिलता है, पोटेशियम से आगे चलता रहेगा, दैट विल बी द कैल्शियम। हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसने जो कर्व्स बनाए उसके अंदर जो अल्कली मेटल्स हैं वो सब पीक पे थी, यानी एक ही पोजीशन पर थी, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे वो डिसेंडिंग पोजीशन पर थे, और हैलोजेंस जितने भी थे, हैलोजेंस जितने भी थे वो कहाँ थे? असेंडिंग पोजीशन पर। इसका मतलब ये कि जो प्रॉपर्टीज हैं, ये एलिमेंट जो एक ही लोकेशंस पर इन लोथर मेयर कर्व्स पर आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगी? सिमिलरिटीज। क्या कह सकते हैं? द alkali metals having largest atomic mass and occupied the peak of the curves. इसके कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? alkali metals like sodium, lithium, sodium, potassium having
high atomic volume and they are at the peak of curve. Second, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं? लाइक व्हाट? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो होती हैं वो डिसेंडिंग पोजीशन पे अल्कलाइन अर्थ मेटल present at descending position and third of curves, and third halogens are at ascending position. ये जो हैं इसके कंक्लूजन हुए। इससे थोड़ा सा ये पता चल गया कि एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं रिलेशंस हैं और उनकी पीरियोडिसिटी में हम एटॉमिक मास को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट ए फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, इट्स नॉट कन्वर्ट इनटू, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट learn the position of each element on the curves. Therefore it's a complication. तो फिर क्या इसके बाद आगे के जो डेवलपमेंट हुए वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, उनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आगे के हुए।